जय भीम नवबुद्ध साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल पिछले वीडियो में हमने अशोककालीन धम्मलिपि के हमारे स्वर देखे थे। आज हम व्यंजन देखने वाले, जो वर्णमाला जो हम आज सीखने वाले हैं, तो उसमें से आज की जो वर्णमाला में से आज हम व्यंजन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो जैसे कि आज हमें भी स्वरों की व्यंजनमाला में से हमें जो सीखना है, तो लगभग आप सबको पता ही है कि किस तरीके से अपनी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है, वो बताने का हम प्रयास करें। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पे सम्राट अशोक के कई शिलालेख इस लिपि में लिखे हुए हैं, तो वो हमें पढ़ने के लिए आना चाहिए, इसके लिए कोशिश है। तो दोस्तों, ये है जिसे हम धम्मलिपि कहते हैं। तो इस धम्मलिपि के महत्वपूर्ण भाग हमने देखे थे। पिछले भाग में हमने देखा था स्वर, आज हम देखने वाले हैं व्यंजन। तो व्यंजन में भी हमें दो तरीके से भाषा में सीखना है, एक है हिंदी भाषा और दूसरी लगभग पाली भाषा, और इसी भाषा में हमें ये सब सीखना है दोस्तों। तो पहली लाइन स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन आती है क से। सब लोगों को पता रहेगा कि क की लाइन आती है। तो क जो धम्मलिपि में दिया जाता है, इसे हम के भी कहते हैं। तो ये धम्मलिपि में किस तरीके से लिखा जाता है? जो हम प्लस का चिन्ह देखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो पाली में भी क लाइन आती है, तो ये जो क है वो इस तरीके से लिखा जाता है। बिल्कुल आसान है। आप प्लस चिन्ह को लिखो तो आपका ये, या किसी को क्रॉस पता रहेगा तो क्रॉस लिखते हैं, उस तरीके से ये है। उसके बाद आता है ख, उसको लिखते हैं के छे ख, यानी कि किस तरीके से लिखा जाता है? बिल्कुल आसान है। ये अशोकन धम्मलिपि है, इसके लिए हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये जो हम, जैसे कि आपको पता रहेगा, हम जो जे लिखते हैं ना, जे, इस तरीके से हम कैपिटल जे लिखते हैं। आप सभी को पता रहेगा हम कैपिटल जे इस तरीके से लिखते हैं। इसको जस्ट उल्टा करो तो ये धम्मलिपि में ख हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल आसान है, आप भी सीख सकते हैं। यहाँ पर भी ख जो है वो इसी तरह लिखा जाता है, आपको भी ये समझ में आएगा। उसके बाद आता है ग, जिसे हम जी ए कहेंगे। ग किस तरीके से लिखा जाता है? तो इस तरीके से ये ग लिखा जाता है। आपको कैपिटल वी पता है दोस्तों? कुछ समझ में आ रहा है? हमने लिखा हुआ है कैपिटल वी, ये उल्टा करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। तो क्या हो गया? धम्मलिपि में उसे ग कहते हैं। थोड़ी सी लाइन नीचे खींचनी है क्योंकि वो धम्मलिपि में इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद आता है घ, तो जिसे हम GH कहते हैं। तो घ भी सिंपल है, इस तरीके से घ लिखा जाता है। जिस तरीके से हमने जे लिखा था, तो ये जिस तरीके से हमने इसे जे में लिखा था, इसको लाइन दे दे तो ये घ हो जाएगा। इसी ही जे को जस्ट उल्टे तरफ से लिखो और उसमें बीच में लाइन दे दो तो घ हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है जिसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपको भी ये पता चलेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लिखावट है ये बिल्कुल सेम है पाली में, और आज हम वर्तमान हिंदी में सीख रहे हैं, इसके लिए इस तरीके से। उसके बाद ये वाङ्मय, जिसे हम वाङ्मय यह कहते हैं, तो इसको न्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये जो वर्ड है वो वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है ये पता नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अंग्रेजी में जो हम ई लिखते हैं ना, इसकी जब बीच की लाइन निकाल दो तो धम्मलिपि में न्य हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है धम्मलिपि में न्य लिखना।
आपको समझ में आ रहेगा। क ख ग घ ञ 5 वर्ड आज तुरंत सीखने के लिए आपको अच्छा लगेगा कि किस तरीके से सीखते हैं। तो यह हमारे आज की पहली लाइन हो गई और आज अभी दूसरी लाइन देखते हैं। पाली और धम्म लिपि की हमारी जो वर्तमान की जो वर्णमाला है बिल्कुल लगभग सेम है, कुछ वर्ड ज़्यादा है। ये पाली और प्राकृत की जो भाषा है प्रमुख भाषा थी, इसके लिए यहाँ पे जो भी हमें सीखने को मिलते हैं वो कम है। इसके जो वर्णमाला की अक्षर की माला है वो बहुत ही कम है अन्य भाषाओं में। उसके बाद हम सीखते हैं दूसरी लाइन जिसे हम च की लाइन कहेंगे, तो इसे CHA कहते हैं। तो ये किस तरीके से लिखी जाती है, तो इस तरीके से। ये वर्ड देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी में हम स्मॉल d लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो पाली में भी च लिखते समय वही स्मॉल d लिखना है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आता है छ। तो छ किस तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल d लिखा और उसको ही स्मॉल b लिखा, बिल्कुल आसान है ना। स्मॉल d लिखा, स्मॉल b लिखा, तो फ़र्क बिल्कुल आसान है। आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ये भाषा लिखने में आसान है, ये लिपि लिखने में आसान है। तो ये है छ, तो स्मॉल d लिखा, स्मॉल b लिखा, तो ये हो गया छ। उसके बाद आता है ज। ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसको हम हिंदी में 6 लिखते हैं, तो जस्ट 6 लिख दो। यहाँ पे धम्म लिपि में ज हो जाएगा। ये आसान तरीका ध्यान में रखो तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये लिपि लिखी जाती है। उसके बाद आता है झ, आता है JH। ये भी बिल्कुल आसान है। आपने स्मॉल d देखा है, अपना स्मॉल h लिखते हैं, मालूम है आपको, स्मॉल h इस तरीके से लिखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। इसको ऊपर कर दो तो सीधा ये धम्म लिपि में झ होता है। तो इस तरीके से ये आसान सा लैंग्वेज है। आप इसको आसान से स्क्रिप्ट है इसकी, ये आसान से आप सीख सकते हैं। इसमें कुछ कठिनाई है नहीं है, बिल्कुल आसान है। और ये सीखनी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे भारतवर्ष में जितने सारे लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि ये धम्म लिपि में लिखी हुई है। तो इसके लिए मैं आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा जो है इसको न्य कहते हैं। तो ये किस तरीके से, जिसको हम इस तरीके से कहते हैं न्या, तो किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, तो ये स्मॉल h लिखो और इसको ऊपर लाइन दे दो। ध्यान में रखने के लिए भी बिल्कुल आसान है। स्मॉल h दे दो, ऊपर साइड में बाईं बाजू में एक लाइन दे दो, काम हो जाएगा। तो इसको न्य कहते हैं। क्या कहते हैं, न्य कहते हैं। तो 2 लाइन बिल्कुल आसान है जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करो तो क्या आपको भी पता चलेगा, आसान तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और अभी तीसरी जो लाइन है, तीसरी लाइन जिसे हम ट की लाइन कहते हैं। ट बिल्कुल आसान है, जिसको हम टी भी कहेंगे। ट की लाइन बिल्कुल आसान है, कैपिटल C लिखो, ट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बातें हैं और ये टेक्निक है जो पता होने के लिए। कैपिटल C, धम्म लिपि में ट, ठ है जिसे हम ठ लिखते हैं, TH है। कैपिटल O लिखो, ठ हो जाएगा। आसान है कि नहीं लैंग्वेज, इसमें कुछ फ़र्क है, बिल्कुल आप भी सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है, इतना आसान है। उसके बाद ड है जिसके लिए DA कहते हैं। तो ये ड बिल्कुल आसान है। जो हमने O लिखा था तो वो किस तरीके से लिखा था, इस तरीके से। इसको उल्ट सीधा कर दो तो ये ड हो जाएगा। इतना आसान है, आप भी इसको समझ सकते हैं। बस ध्यान में रखने के लिए ये तरीका याद रखो, बिल्कुल समझ में आएगा और कुछ कठिनाई है नहीं। उसके बाद ट, ठ, ड, उसके बाद आता है ढ। ये ऐसा अक्षर है, ये आज तक बदला नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, आज तक उसमें से कुछ बदल हुआ नहीं है।
इसके लिए जब हम ढ लिखते हैं तो जस्ट सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। उसके बाद आता है न, तो ये बिल्कुल आसान है। कैपिटल आई ध्यान में रखो तो आपको न याद रखेगा, इसीलिए न लिखते समय कैपिटल आई ध्यान में रखना है। इस तरीके से तीसरी लाइन भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बताई है। अब बस इसको आप याद रखने का तरीका याद रखो, तभी आपको ये फटाफट पता चलेगा। उसके बाद और महत्वपूर्ण है चौथी लाइन। चौथी लाइन है जिसको त की लाइन कहते हैं। तो त में क्या आता है? त बिल्कुल आसान है। आपने कभी वाई लिखा है? ये देखो, ये कैपिटल वाई है, इसको उल्टा करो तो धम्म लिपि में त होता है। तो ये टेक्निक ध्यान रखो, बिल्कुल आसान है। तो ये है तो जस्ट कैपिटल वाई लिखना है, वो भी उल्टा लिखना है। उसके बाद आता है थ। तो थ भी इसको भी टी ए कहेंगे, इसको टी एच ए कहेंगे। थ भी बिल्कुल आसान है, कैपिटल ओ लिखो, बीच में बिंदी दे दो। तरीका आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तरीका समझने का प्रयास करो, आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है द, तो इसको भी डी ए कहते हैं, बिल्कुल आसान है। जिस ऊपर एक लाइन, नीचे एक, इस तरीके से दिया जाता है। ये हमने लिखा था डी, इनमें से ये डी जो लिखा है, ये डी का इस तरीके से बीच का ये बी लाइन जो है, ये बीच का जो लाइन है, ये आधा नीचे दे दो, आधा ऊपर दे दो, तो हो जाएगा कैपिटल अपना धम्म लिपि में द होता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है याद रखने का। उसके बाद ध आता है, ये तो बिल्कुल आसान है। डी एच ए क्या होता है? इसको कैपिटल डी लिखो, धम्म लिपि में ध होता है। तो इस ध को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैपिटल धी याद रखो, याद में ध आपको याद रहेगा। उसके बाद एन आता है, एन आता है। आपने कैपिटल टी लिखा है, इसको उल्टा करो तो कैपिटल अपना धम्म लिपि में न होता है। तो इस तरीके से आसान तरीका है आपको ये लाइन सीखने के लिए, बिल्कुल आसान है और आप भी ये आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद अपनी पांचवी लाइन आएगी। तो दोस्तों ये जो हम सिखा रहे हैं आपको, ये इसलिए नहीं सिखा रहे कि आपको कुछ समझाने का हम प्रयास करें या कुछ बिल्कुल नहीं। आपको ये लिपि इसीलिए आए क्योंकि अपनी सारी इतिहास, अपना सारा इतिहास जो है शिलालेखों में लिखा हुआ है, तो हमें ये बस आना चाहिए। तो हमारी ये है पांचवी लाइन। पांचवी लाइन में हमारी शुरुआत होती है प से। तो प को पी ए कहेंगे, तो बिल्कुल आसान है पी ए भी। तो जो हमने ज लिखा था उसका ये इस तरीके से प लिखना है हमें। अम्ब्रेला का जो ये रहता है ना, अम्ब्रेला किसी का बड़ा अम्ब्रेला रहता है ना, तो उसको इस तरीके से दांडी रहती है, नीचे की मूठ रहती है, तो उसको भी ये प कहते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहेगा प किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आता है फ, टेच है। तो ये भी सीधा है प की तरह, लेकिन जस्ट इसको अंदर की तरफ खींचो तो आपको फ भी तुरंत आएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद आता है ब, उसको कहते हैं बी ए। ब बिल्कुल आसान है, जस्ट स्क्वायर लिखो तो ब हो जाएगा। तो कितना आसान है, ब लिखना कितना आसान है। देखो दोस्तों, स्क्वायर लिखना है खाली, ब हो जाता है। उसके बाद आता है भ। भ भी यानी कि बी एच ए, बिल्कुल आसान है। दो लाइन नीचे मार दो, उसके ऊपर एक लाइन दे दो। मैं आसान तरीका बताता हूँ। दो लाइन मैंने नीचे मारी, वो एक साथ जोड़ी और एक लाइन ऊपर मारी, क्या हो गया? भ हो गया। बिल्कुल आसान है, या आप भी आराम से सीख सकते हैं। तो ये है भ, जस्ट दो लाइन नीचे मार के एक लाइन ऊपर देना है। तो ये अशोककालीन धम्म लिपि में भ हो गया। उसके बाद आता है म, जिसको हम एम ए कहते हैं। म बिल्कुल आसान है। जो हम 4 लिखते हैं ना, 4 अंक लिखते हैं, उसी तरीके से ये
म है। तो आप भी इसको ध्यान से देखो, आपको भी समझ में आएगा। तो ये 4 अंक लिखो तो आपका म हो जाएगा। इस तरीके से ये 5वीं लाइन है दोस्तों। तो जब समझने का प्रयास करो तभी आपको ये अच्छी तरीके से याद आएगा। ये जो वर्ड है या ये जो वर्ड आते हैं ना, तो इसको जस्ट ध्यान में रखना है, इसलिए इसको ध्यान में रखो ताकि आप भी इसमें से सीख सकते हो। उसके बाद हमारी 6वीं लाइन है, य से स्टार्ट होती है। अभी कुछ वर्ड हिंदी में आते हैं, वर्ड पाली में नहीं आते हैं। इसके लिए मैं आपको फर्स्ट पाली के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। बाद में जो वर्ड बचेंगे हमारे वो हम बाद में सीखेंगे। तो पहला य से स्टार्ट करते हैं। तो यह बिल्कुल आसान है। जो हम जे लिखते थे ना, वो इस तरीके से लिखो 2 साइड में, तो क्या हो गया, यह हो गया। तो जिसको हम वाई भी कहेंगे, तो यह हो गया। तो यह कितना आसान है, ये बिल्कुल आसान है। जस्ट इस तरीके से लिखो तो यह हो जाएगा। उसके बाद आता है र, यानी कि आर है। आर तो बिल्कुल सीधी लाइन है, नीचे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कर्व करके लिखो तो र हो जाएगा। तो ये र भी इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल यह सीधी लाइन देंगे तो भी इसमें आता है। उसके बाद आता है ल, यानी कि एल है। तो ल बिल्कुल आसान है, इस तरीके से ल आता है। यानी कि जो हमने जे लिखते हैं, जे को बस ऊपर की साइड में एक लाइन दे दो, तो ये जस्ट जे लिखते हैं हम लोग, तो जे को जस्ट ये लाइन दे दो, ल हो जाएगा। इतना आसान है। तो ल भी लिखना बिल्कुल आसान है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। य र ल, उसके बाद आता है व। क्या आता है, व यानी वी ए। तो किस तरीके से लिखा जाता है, जो हम मराठी में हिंदी में ठ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे व होता है। तो बिल्कुल आसान है, आप उसको जस्ट याद रखो तो आपको ये भी याद रहेगा। अभी इसमें जो पाली में डायरेक्टली शब्द आता है स, हमारे जो वर्ड है वो बाद में सीखने वाले हैं। तो ये स आता है तो उसको ऐसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, इस तरीके से लिखा जाता है। प लिखो और उसको एक कर्विंग लाइन दो तो हो गया स। तो ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमें भी ये समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 5वीं लाइन 6वीं लाइन के ये कुछ वर्ड थे और पाली में से ये कुछ वर्ड थे। ये मैंने आपको 5 बताया 6वीं लाइन के। अभी 7वीं लाइन है और उसके बाद हम 7वीं और ये आखिरी पाली की लाइन रहती है और उसके बाद पाली में वर्ड नहीं रहते। लेकिन हमारी वर्तमान हिंदी भाषा में और वर्ण की संख्या, व्यंजन की संख्या ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पे स के बाद यहाँ पे ह आता है, उसको एच कहते हैं। तो ये इस तरीके से लिखते, जो हमने ल लिखा था जस्ट उसका उल्टा करो, जो ल लिखा था उसका उल्टा करो तो वो ह होता है। तो ह और ल में लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए। ह का उल्टा ल होता है और ल का उल्टा ह होता है। तो ये दोनों वर्ड अच्छा से मैच रहेंगे। उसके बाद आता है ल। ये वर्ड कहीं पे भी संस्कृत भाषा में नहीं आता है, ध्यान में रखो। इसको भी अलग कहते हैं, कहीं भी पर भी संस्कृत भाषा में नहीं आता है। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये 2 वर्ड्स में लिखा जाता है। कभी कभी इस तरीके से आएगा, कभी कभी आएगा, लेकिन हर बार नहीं आएगा। तो ये ल जो शब्द है वो बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, जो हम द में लिखते हैं, द में लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखना। और कभी कभी ये इस तरीके से आता है। तो जस्ट हमें ये समझकर ये जो हम वर्ड लिखते हैं तो ये हम इस तरीके से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर पाली भाषा में और एक व्यंजन आता है, वो है आम, जो हमारे यहाँ पे आता नहीं है। जो हमारे ये जो अम है वो हमारे स्वर में आया था, लेकिन पाली में यहाँ पे अम आता है। तो यहाँ पर पाली की वर्णमाला खत्म होती है। तो दोस्तों लगभग हमने 6 आपको 6 जो लाइन दिखे थे उसमें से 5-5 वर्ड थे, तो 30 व्यंजन हो गए और ये 33 हो गए। यानी कि 33 व्यंजन हमारे पाली भाषा में है। अभी जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं तो हमारी वर्तमान के स्वर तो हमें
देखने पड़ते हैं। तो वर्तमान में किस तरीके से, ये भी देखो। तो हमारा बाद में आता है श, ये श हमारा आता है लेकिन किसको पता नहीं, इसको हम ऐसे ऐसे कहते हैं। ये बिल्कुल आसान है, इस तरीके से श लिखा जाता है। उसके बाद हम श लिखते हैं, उसको SHH कहते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। ये जो प लिखते हैं ना हम, उसको एक स्मॉल प लिखो, ये आसान है। उसके बाद दो और वर्ड है जो हम ध्यान से देखेंगे। एक है क्ष। ये क्ष पाली में ख होता है। क्या होता है? ख। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है? जिसको हम KSHA लिखते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जाता है? ये मोस्ट ऑफ क्या है, दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। ध्यान से सुनो, दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। एक ये है, इसमें प्लस करेंगे क को तो क्ष होता है। ध्यान से देखो, क किस तरीके से है? क प्लस श तो जाके क्ष होता है, यानी कि जोड़ अक्षर है। इसको हम ध्यान से लिखेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे क। तो क लिखा हमने, अभी हमको जस्ट ये ऊपर का श लिखना है, तो इसको ही लाइन बना दो। इसको क लिखा हमने और इसको ही, तो ये क्या हो गया? हमारा क्ष होता है। तो ध्यान से देखो, पहला लिखना है क, उसको लिखना है श, तो हो गया क्ष। और ये ख है, तो पहला क लिखना है और उसको ख जोड़ना है। तो ये जॉइंट वर्ड है, हमें समझना चाहिए दोनों में। उसके बाद आता है न्य। ये भी जिसको हम कहते हैं DNY, तो इसको भी हम जोड़ाक्षर कहते हैं। जोड़ाक्षर क्या है? न में ज प्लस क्या होता है? ज प्लस न्य, जोड़ाक्षर है। ध्यान से देखो, ये ज प्लस न्य, तो क्या होता है? न्य। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? पहला लिखो ज, उसके बाद लिखो न्य, तो क्या हो गया? न्य हो गया। ये पाली में क्या होता है? न्य। ये पाली में क्या हो गया? न्य। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है आपको मालूम है? हमने दूसरी लाइन में लिखा था, बिल्कुल आसान तरीके से है, ये न है। तो ये वर्णमाला में हमारे ऐड कितने बचे? 1 2 3 4, 4 वर्ड ऐड हो गए, यानी कि 37 हमारी वर्णमाला में व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो हमारे सारे व्यंजन और स्वर के माला देखेंगे, जो वर्णमाला हम देखने का प्रयास करें, तो वर्णमाला जो हमारी है, इस वर्णमाला को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा पाली में जो वर्णमाला आती है वो जो पाली की है उसमें हम लिखते समय हम ये बताते हैं कि कभी 41 आते हैं, मतलब 41 आते हैं, तो कभी 43 आते हैं। ऐसा क्यों? तो सीधा है, ये कच्चयान है, कच्चयान व्याकरण, यार ये मोगलयान व्याकरण है। तो दोस्तों इन दोनों में कच्चयान में 8 स्वर है और इसमें 10 स्वर है। तो इसमें से माइनस करो तभी आपको पता चलेगा कि ये 33 व्यंजन आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई। तो इस वर्णमाला में हमें सीखने को ये मिला कि पाली में किस तरीके से लिखा जाता है और हमारी वर्तमान हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों आज का इतना ही आपको जो वीडियो में आपको सिखाया है, तो वो आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले पार्ट में। तब तक आप सभी को
मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, जो धम्म लिपि की बातें हम आपके पास रख रहे हैं, सीखने का प्रयास करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ये बातें लोगों तक जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर भी करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।